हमें सुबह सुबह यहाँ से काठियावाड़ की तरफ निकल पड़ना चाहिए। कमांडो खालिद ने हंसकर कहा, क्या जमीला भाभी से नहीं मिलोगे? वो तो हर रोज किसी न किसी को भिजवा कर तुम्हारा पूछ लेती है। मैंने कहा, तुम उसे अभी किसी को भेज कर बुलवा लो, मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता। मैंने इंडियन कैप्टन पांडे और मेजर गोखले की पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें सुनी हैं उससे मुझे बेहद तशवीश है। यकीन करो खालिद भाई, भारत की मिलिट्री हाई कमांड कराची से पाकिस्तान पर हमले का फैसला कर चुकी है। कमांडो खालिद को भी अब कुछ तशवीश होने लगी थी। कहने लगा, हो सकता है कि भारतीय नेवी लेजर गन की ताकत के नशे में इस किस्म की हरकत कर बैठे। ठीक है, हम सुबह ही काठियावाड़ चल पड़ेंगे। उसने एक मुजाहिद को शहर में भेजकर जमीला को बुलवा लिया। मुझे देखकर जमीला की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, जमीला मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बेहद मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन यकीन करो मैंने जो कुछ किया और जो कुछ कर रहा हूँ एक मुसलमान और पाकिस्तानी की हैसियत से अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। हम सुबह जिस मिशन पर रवाना हो रहे हैं वो हम सब की सलामती और बका का मिशन है। शायद इंडिया में मेरा ये आखिरी मिशन होगा। मैं वादा करता हूँ कि उसके बाद अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम्हें लेकर फौरन पाकिस्तान चला जाऊंगा। वो बोली, खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी जगह मैं मर जाऊं। ये कहकर जमीला की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे हौसला दिया और एक बार फिर कहा कि हम इस मिशन की तकमील के बाद जरूर पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। जमीला 1-2 घंटे मेरे पास बैठी रही। हमने वहीं एक साथ खाना खाया, चाय पी, फिर वो अपने एक मुजाहिद के साथ शहर की तरफ चल दी। उसके जाने के बाद कमांडो खालिद ने कमांडो हारून को भी वहां बुलवा लिया। उसे द्वारका मिशन की सारी तफसीलात समझाई। कमांडो हारून बड़ी तवज्जो से सुनता रहा। कहने लगा, कमांडर, इस मिशन की कामयाबी के लिए हमें अपने काठियावाड़ के मुजाहिदों से मशवरा करना जरूर होगा। खालिद ने कहा, उनसे तो हम जरूर मशवरा करेंगे। मैंने पूछा, कमांडो हारून, तुम जदीद फौजी असलहे को तकनीकी तौर पर समझते हो, ये बताओ कि एक लेजर गन की मार कितनी दूर तक हो सकती है और वो कितनी तबाही मचा सकती है? कमांडो हारून कहने लगा, अगर जैसा कि तुम कह रहे हो इंडियन आर्मी के फौजी इस गन के जरिए द्वारका से कराची पर वार करने की बात कर रहे थे तो जाहिर है ये बड़ी ताकतवर लेजर गन होगी और ये जरूर इसराइली टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई होगी। मैंने कहा, ये बात तो मैंने इन आर्मी ऑफिसरों की जबानी खुद सुनी थी कि ये लेजर गन इसराइली फौजी हाई कमांड के ताउन से तैयार की गई है। हारून बोला, तो फिर ये इस बर्रे सगीर की सबसे मोहलक और खतरनाक लेजर गन होगी। अगर इंडियन आर्मी के पास इस किस्म की एक और गन भी है तो वो वाहगा बॉर्डर से लाहौर पर भी अटैक कर सकते हैं। मैंने कहा, वो तो इस नापाक अज़्म का इजहार कर भी रहे थे। उसके बाद वहां खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद कमांडो खालिद ने कहा, इसका मतलब है कि हमें दूसरी लेजर गन को तलाश करके उसे भी तबाह करना होगा ताकि वाहगा की जानिब से भी लाहौर को बचाया जा सके। कमांडो हारून बोला, इतनी बड़ी लेजर गन तैयार करना कोई इतना आसान काम नहीं है, इस पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं, लेकिन ये जरूर है कि इंडियन फौजी हाई कमांड ने एक गन जरूर तैयार कर ली है और उसे, जैसा कि कमांडो करमदाद ने बताया है, द्वारका की साहिली पहाड़ी पर जरूर नस्ब कर रखा है। हमें सबसे पहले उसे तबाह करना होगा। कमांडो खालिद ने बात को समेटते हुए कहा, तो फिर ठीक है, हम आज ही सुबह की ट्रेन से बंबई रवाना हो रहे हैं। फ्रंटियर मेल मुंह अंधेरे भोपाल पहुंचती है। हम आम कमीज पतलून के लिबास में होंगे और अलग अलग डिब्बों में सफर करेंगे। ओके? हम दोनों ने जवाब दिया, ओके। उसके बाद हम वहीं सो गए। रात के 3 बजे हमें जगा दिया गया। हम जल्दी जल्दी तैयार हो गए। एक एक प्याली चाय पी और खुफिया कमीनगाह से अलग अलग निकल कर भोपाल रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। स्टेशन पर हम एक तयशुदा जगह पर आकर मिल गए। कमांडो खालिद ने हारून को 3rd क्लास के बंबई तक के 2 टिकट लाने के लिए भेज दिया और मुझसे कहा, पुलिस की निगाहों से बचकर रहना। हम स्टेशन पर एक ऐसी जगह बैठे थे जहां ज्यादा रोशनी नहीं थी। कमांडो हारून टिकट लेकर आ गया। हमने अपने अपने टिकट ले लिए। कमांडो खालिद ने कहा, ये ट्रेन बंबई सेंट्रल के स्टेशन पर जाकर खत्म होती है, हम आखिरी टर्मिनल के पास मिलेंगे। ओके, गो। और हम अलग अलग होकर स्टेशन के गेट की तरफ चल दिए। भोपाल काफी बारौनक और बड़ा स्टेशन था। रात के पिछले पहर भी प्लेटफॉर्म पर काफी रौनक थी। मैं एक तरफ होकर बैठ गया। मुझे मुसाफिरों में कमांडो खालिद और कमांडो हारून में से कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हम अपने साथ किसी किस्म का असलहा तो क्या, चाकू भी लेकर नहीं चले थे। ये चीजें हमें रास्ते में किसी मुश्किल में फंसा सकती थी। रास्ते में उनकी जरूरत भी नहीं थी। गाड़ी आ गई। मैं भी एक डिब्बे में चढ़ गया। ट्रेन भोपाल से रवाना हो गई। उसी रोज रात के 11 बजे के करीब ट्रेन ने हमें बंबई सेंट्रल पहुंचा दिया। टर्मिनल प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर था। मैं टहलता हुआ वहां आकर एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद कमांडो खालिद और कमांडो हारून भी आ गए। हम वहीं से रेल की पटड़ी में उतर गए और चंद लम्हों के बाद हम स्टेशन के बाहर वाले मुसाफिर खाने में थे। यहाँ से हमें मालूम हुआ कि काठियावाड़ की तरफ ट्रेन
अभी अभी निकल कर गई है, अब अगली ट्रेन जो पैसेंजर है 2 घंटे बाद जाएगी। हम वहीं मुसाफिर खाने में बैठे रहे, वहीं हमने खाना भी खाया, चाय पी और सर जोड़कर बैठे बातें करते रहे। मुसाफिर खाने में काफी लोग थे, बच्चों का शोर भी था। पुलिस का कोई सिपाही वहां नहीं था। जिस वक्त काठियावाड़ जाने वाली ट्रेन आई तो हम अलग अलग होकर उसमें सवार हो गए। बारिशों की वजह से बंबई और काठियावाड़ के दरमियान 2-3 जगहों से रेलवे लाइन टूट गई थी। वहां ट्रेन को बार बार काफी देर रुकना पड़ा। इस तरह ट्रेन 5-6 घंटे लेट पहुंची। काठियावाड़ में रात हो गई थी और बारिश हो रही थी। ये इलाका हमारे लिए उतना खतरनाक नहीं था जितना भोपाल, बंबई और दिल्ली का इलाका था। हम यहाँ एक साथ स्टेशन से बाहर निकले और एक तरफ होकर खड़े हो गए। बारिश काफी जोरदार थी। मैं पहली बार उस शहर में आया था, जबकि कमांडो हारून और कमांडो खालिद वहाँ कई बार आ चुके थे। हारून ने कहा, टैक्सी पकड़ लेते हैं। कमांडो खालिद बड़ी गहरी निगाहों से इधर उधर के माहौल का जायजा ले रहा था। कहने लगा, यहाँ से हम टैक्सी नहीं लेंगे, बारिश थम जाए तो मंदिर वाले चौक से टैक्सी लेंगे। जरा बारिश थमी तो हम स्टेशन के अहाते में से गुजर कर बाजार में चलने लगे। ये इलाका भी द्वारका की तरह ऊंचा नीचा था। बाजार में बैलगाड़ियां भी चल रही थीं। मंदिर वाला चौक आ गया। वहां एक जैन मंदिर था जहां से शब्द कीर्तन की आवाजें आ रही थीं। यहां से कमांडो खालिद ने एक खाली टैक्सी को हाथ देकर रोका। हम उसमें बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर को खालिद ने किसी जगह का नाम बताया था। वो जगह शहर से बाहर थी। वहां आकर टैक्सी हमने छोड़ दी और पैदल चल पड़े। स्टेशन से चले थे तो फुहार सी पड़ रही थी, अब वो भी रुक गई थी। आसमान पर दूर दूर बिजली की हल्की हल्की चमक पैदा हो रही थी। कुछ दूर चलने के बाद नीम चट्टानी इलाका शुरू हो गया। ये ऐसा इलाका था कि सड़क की दोनों जानिब बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें थीं। यहाँ अंधेरा भी था। दोनों को मालूम था कि उन्हें कहाँ जाना है। एक जगह ढलानी छतों वाले कुछ क्वार्टर से बने हुए थे। कमांडो हारून और खालिद मेरे आगे आगे चल रहे थे। जमीन पथरीली होने की वजह से वहाँ बारिश से कीचड़ नहीं हुआ था। ये एक छोटा सा मकान था। मकान के 2 कमरे थे जो साथ साथ बने हुए थे। ढलानी छत एक ही थी। बाहर तंग सहन में एक तरफ रिक्शा खड़ा था। खालिद ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से किसी ने गुजराती में पूछा, कौन है? खालिद ने कहा, भोपाल से आए हैं। उसी वक्त दरवाजा खुल गया। अंदर बिजली के बल्ब की रोशनी हो रही थी। एक दुबले पतले नौजवान ने दरवाजा खोला था। उसने बनियान और पतलून पहनी हुई थी। घुंघराले स्याह बाल बल्ब की रोशनी में चमक रहे थे। उसने बार बार खालिद और हारून को गले लगाया, फिर मेरी तरफ देखा। कमांडो खालिद ने कहा, ये कमांडो करमदाद है, पाकिस्तान से आया है। उस नौजवान ने मुझे भी गले लगा लिया और बोला, अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। उसने दरवाजा बंद करके चटखनी लगा दी और हमें दूसरे कमरे में ले गया। दूसरा कमरा पहले कमरे से मुख्तलिफ नहीं था। चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी। कोने में रिक्शे के 2 टायर पड़े थे। 2 बांस की चारपाइयां पड़ी थी। वहीं कोने में गैस का चूल्हा, 2-4 बर्तन भी पड़े थे। हम चारपाइयों पर आमने सामने होकर बैठ गए। इस मुजाहिद का मुझसे तारुफ करवाया गया। उसका नाम कासिम था। वो शहर में रिक्शा चलाता था, मगर भोपाल के मुजाहिदीन की खुफिया तंजीम का इंतहाई सरगर्म रुकन था। कासिम ने कहा, मैं अभी होटल से खाना लेकर आता हूँ। हारून और खालिद ने कोई एतराज न किया। वो चला गया। खालिद कहने लगा, करमदाद, ये दुबला पतला नौजवान बड़ा दलेर मुजाहिद है। यहाँ के मुसलमानों को अगर हिंदू तंग करें तो ये फौरन उनकी मदद को पहुँचता है और दुश्मनों को खुफिया तौर पर ठिकाने लगाने से भी गुरेज नहीं करता। बड़ा सरफरोश मुसलमान है। कासिम खाना लेकर आ गया। हम सब ने मिलकर खाना खाया। कासिम ने गैस का चूल्हा जलाकर खुद चाय बनाई। हम बैठकर चाय पीने लगे तो कासिम ने पूछा, कमांडो, क्या कोई खास मिशन है? कमांडो खालिद ने उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बयान कर दी। कासिम खामोशी से सुनता और चाय पीता रहा। कहने लगा, हैरानी की बात है, हमें खबर ही नहीं कि हमसे थोड़ी दूर द्वारका में पाकिस्तान पर हमला करने की नापाक साजिश हो रही है और इंडियन आर्मी ने ताकतवर लेजर गन भी नस्ब कर दी है। कमांडो खालिद ने मुजाहिद कासिम से पूछा, सबसे पहले तो हमें यहाँ से द्वारका पहुँचना है। मुझे ये बताओ कि द्वारका में अपना कोई ऐसा आदमी है जिसके पास हम कुछ देर छुप कर रह सकें। मुजाहिद कासिम ने कहा, वहाँ अपना एक मुजाहिद मौजूद है। उस मुजाहिद का नाम कासिम ने हमें बताया, मगर मैं आपको उसका नाम नहीं बताऊंगा। आपको मालूम हो चुका होगा कि मैं भारत में उन मुजाहिदों के असली नाम और असली ठिकाने क्यों नहीं बताता, इसलिए द्वारका के मुजाहिद का असली नाम नहीं बताया जाएगा। आप उसे शेर खान समझ लें। शेर खान भोपाल की खुफिया भारतीय इस्लामी तंजीम का ही एक रुकन था और द्वारका की बंदरगाह के करीब द्वारका के छोटे से बाजार में स्टेशनरी की एक दुकान करता था। सन 65 की जंग में जब पाकिस्तान नेवी की तोपों ने द्वारका की साहिली तोपों का सफाया कर दिया और द्वारका किले के गोला बारूद के जखीरे को उड़ा दिया था, तो शेर खान ने ही सबसे पहले आकर मुजाहिद कासिम को द्वारका की तबाही का चश्मदीद हाल सुनाया था।
मुजाहिद कासिम ने हमें मुजाहिद शेर खान के बारे में बाज़ ज़रूरी तफसील बयान की और कहा, हम शेर खान के घर पर ही जाकर ठहरेंगे। द्वारका एक छोटा सा शहर है, सिर्फ सोमनाथ के मंदिर की वजह से इसकी रौनक है। बंदरगाह पर जहाज भी आते जाते रहते हैं। कमांडो हारून ने कहा, कासिम भाई, हमें जितनी जल्दी हो सके द्वारका पहुंचकर भारतीय नेवी की लेजर गन पोस्ट की साइट तलाश करनी होगी। ये काम काफी वक्त ले सकता है और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कोई पता नहीं भारत कब कराची पर हमला कर दे। उनके अज़ाइम बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि कश्मीर के महाज पर एक तो भारत सरकार का आधा बजट सर्फ हो रहा है, दूसरे उसकी फौज कट रही है। वो पाकिस्तान पर हमला करके बहुत से मफादात हासिल करना चाहता है। मुजाहिद कासिम कहने लगा, हम दिन के वक्त यहाँ से निकल चलेंगे। एक ट्रेन दोपहर के वक्त यहाँ से द्वारका की तरफ रवाना होती है। मैं उसके टिकट ले आऊंगा। प्रोग्राम तय हो गया। दूसरे दिन हम एक मीटर गेज ट्रेन में सवार होकर द्वारका की तरफ रवाना हो गए। द्वारका वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। कोई 2-2.5 घंटे का सफर तय करने के बाद हम द्वारका पहुँच गए। ये सारा इलाका सतह मुर्तफा का साहिली इलाका था। एक तरफ शुमाल में खलीजे कच्छ का समंदर था, मगरिब में बहीरा अरब था। मुजाहिद कासिम हमें द्वारका के मुजाहिद शेर खान के मकान पर ले आया, जो ताड़ और नारियल के दरख्तों के पीछे एक चट्टान के करीब था। 2 कमरों वाला पुराना बैरक की तरह का मकान था, जिसकी दीवारें टीन की थीं, छत ढलवानी थी और खपरेल की थी, दीवारें जंगालूद थीं। मकान के बाहर 2 लोहे की पुरानी कुर्सियां उल्टी सीधी पड़ी थीं। मुजाहिद कासिम को वो जगह मालूम थी जहां शेर खान दुकान पर जाते हुए अपने एक डुप्लीकेट चाबी छुपा कर रख जाता था। ये चाबी सिर्फ भारतीय इस्लामी तंजीम के मुजाहिदों के लिए छुपाई जाती थी कि अगर वो उधर आए तो उन्हें शेर खान की दुकान पर जाने की जरूरत न पड़े और उस खुफिया जगह से चाबी लेकर मकान खोल कर बैठ जाएं। हम भी मकान खोल कर कमरे में बैठ गए। ये बिल्कुल वैसा ही उलट पलट कमरा था जैसा काठियावाड़ में मुजाहिद कासिम का था। शेर खान अकेला ही वहाँ रहता था और उसे वहाँ रहते हुए 10-15 साल हो गए थे। वो गुजराती और मराठी जबानें बड़ी रवानी से समझ और बोल लेता था। कासिम हमें वहाँ बिठा कर खुद शेर खान को लेने चला गया। वो शेर खान को अपने साथ ही ले आया। शेर खान की उम्र 40 से कुछ ऊपर होगी। गठा हुआ बदन था, रंग सांवला था, छोटी छोटी शरई दाढ़ी थी, खुश शक्ल आदमी था, आंखों में खास चमक थी। हमसे गले लगकर मिला। मुजाहिद कासिम ने उसे रास्ते में सारी बात बता दी थी। शेर खान ने हमारे लिए चाय बनाई। खाना हमने द्वारका के स्टेशन पर ही खा लिया था। जब हमारी कमांडो पार्टी किसी मिशन पर रवाना होती थी तो हमें ऑर्डर दिया जाता है कि जहां और जब तुम लोगों को खाना पीना मिले खा पी लो। हमने भी वैसा ही किया था और द्वारका के स्टेशन पर गाड़ी से उतरते ही रेलवे कैंटीन पर खाना खाया था। कमांडो खालिद ने शेर खान से कहा, शेर खान, क्या तुम्हें इंडियन नेवी की लेजर गन के बारे में इससे पहले कुछ मालूम था? शेर खान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, और मैं हैरान हूँ कि मुझे आज तक पता क्यों न चल सका। मैं तो यहाँ बड़ा चौकस रहता हूँ। जब भी कोई इंडियन नेवी का जहाज बंदरगाह पर लगता है तो मेरे खास आदमी मुझे आकर बता देते हैं कि इस जहाज से गोला बारूद उतरा है या फौज की कोई रेजिमेंट उतरी है। लेकिन इतनी खतरनाक गन पोस्ट यहाँ बन गई और मुझे खबर तक न हुई। मैंने कहा, ये इंतहाई खुफिया फौजी मंसूबा है। शेर खान भारतीय फौजी हाई कमांड ने इस सिलसिले में इंतहाई राजदारी से काम लिया है और इसी हिसाब से वहाँ सिक्योरिटी का भी इंतहाई सख्त इंतजाम होगा। कमांडो खालिद ने कमांडो शेर खान से कहा, कमांडो हारून आज रात को लेजर गन पोस्ट की रैकी और सुराग रसानी की मुहिम पर निकलेगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम कुछ हथियार ला दो। उसने पूछा, किस किस्म के हथियार आप लोगों को चाहिए? कमांडो खालिद ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, इस वक्त सिर्फ 2 ऑटोमेटिक मगर साइलेंसर लगे हुए पिस्तौलों की जरूरत है। एक कमांडो चाकू भी चाहिए। उसके बाद जिस किस्म के हथियारों की जरूरत पड़ेगी तुम्हें बता देंगे। शेर खान ने कहा, ये कोई मसला नहीं है। 2 ऑटोमेटिक पिस्टल साइलेंसर्स के साथ और 2 कमांडो चाकू आपको शाम से पहले मिल जाएंगे। कमांडो खालिद ने कहा, हमारे 2 आदमी सुराग रसानी की इस मुहिम पर जाएंगे। हमारे पास इस मुहिम पर जाने के लिए मुनासिब लिबास नहीं है। कमांडो लिबास ना सही, लेकिन हमें नीले या स्याह रंग की 2 पतलूने और उसी रंग की 2 कमीजें जरूर चाहिए। शेर खान बोला, ये भी कोई मसला नहीं है, ये कपड़े भी मिल जाएंगे। लेकिन ये बताओ कि जो कमांडो इस मुहिम पर जा रहे हैं उन्हें द्वारका के साहिली इलाके से कोई वाकफियत है भी या नहीं? इस पर मुजाहिद कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है शेर खान? मैं इस मुहिम पर कमांडो करमदाद के साथ जा रहा हूँ। शेर खान ने हंसकर कहा, कासिम भाई, फिर तो किसी किस्म की कोई फिक्र की बात नहीं है। तुम द्वारका की पहाड़ियों को मुझसे ज्यादा जानते हो। लेकिन खालिद भाई, अगर आप लोगों में से कोई दिन की रोशनी में भी समंदर की जानिब से द्वारका की साहिली पहाड़ियों का जायजा ले लेते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि रात के वक्त आपको वहाँ कुछ भी नजर नहीं आएगा। कम से कम मैंने आज तक उन पहाड़ियों में कभी मुस्तकिल तौर पर कोई रोशनी नहीं देखी। कभी कभी किसी ट्रक के उधर से गुजरने की आवाज
आवाज आ जाती है और रात को किसी गाड़ी की हेडलाइट्स की मध्यम सी रोशनी भी दिखाई दे जाती है। हैरान हूं कि इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने इतनी राजदारी से इतना बड़ा खुफिया प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया और हमें खबर भी ना हुई। कमांडो खालिद ने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, करमदाद, मुझे शेर खान के दिन के वक्त रैकी करने की तजवीज पसंद आई है। मेरा ख्याल है तुम्हें और कासिम को दिन के वक्त इलाके का जायजा जरूर लेना चाहिए। कमांडो हारून कहने लगा, मगर इस लिबास में उधर जाना खतरे का बायस बन सकता है। वहां तो जबरदस्त सिक्योरिटी होगी और इंडियन आर्मी और नेवी के तजुर्बाकार कमांडो पहाड़ियों में छुपकर पहरा दे रहे होंगे। शेर खान बोला, आप लोग जैनी साधुओं का भेष बदलकर उन पहाड़ों में आसानी से चल फिर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जैन मत को मानने वाले हैं और जैनी साधु कभी कभी द्वारका की पहाड़ियों में तपस्या करने आते रहते हैं। वो समंदर की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं और देर तक उसी तरह बैठे रहते हैं। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो गुजराती जबान नहीं आती। कासिम गुजराती जबान बोल लेता है। इस पर शेर खान ने हंसकर कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मौन व्रत रख लेना, ये जाहिर करना कि तुमने खामोशी का व्रत रखा हुआ है। जैनी साधु आमतौर पर खामोशी का रोजा रखे हुए होते हैं। यहाँ गुजरात में खामोशी का रोजा यानी मौन व्रत तो औरतें और मर्द हफ्ते में एक बार अपने घरों में भी रख लेते हैं। कमांडो खालिद बोला, ये अच्छी बात है। कमांडो करमदाद खामोश रहेगा। कासिम जरूरत के वक्त वहां किसी आर्मी या नेवी के गश्ती सिपाही से आमना सामना हो गया तो उनसे गुजराती में बात कर लेगा। शेर खान ने कहा, जैन के साधु दो तरह के होते हैं, एक तो बिल्कुल अल्फ नंगे रहते हैं, दूसरी तरह के साधु सफेद चादर जिस्म के गिर्द लपेटे रहते हैं। आमतौर पर वो साधुओं वाले लंबे लंबे बाल भी नहीं रखते, क्योंकि जैन मत के पेशवा महावीर ने बाल नहीं बढ़ाए हुए थे। मैं तुम दोनों के वास्ते पुरानी सफेद चादरें ला दूंगा, जिनको अपने जिस्म के गिर्द लपेट कर तुम काले रेठों की मालाएं गले में डाल लेना और पाँव में चप्पल पहन लेना। ये लिबास बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। उसके बाद शेर खान चादरें लाने दुकान पर चला गया। सुराग रसानी के इस मिशन पर सिर्फ मैं और मुजाहिद कासिम जा रहे थे। मुजाहिद कासिम को इसलिए चुना गया था कि वो इस इलाके से बखूबी वाकिफ था और गुजराती मराठी जबानें रवानी से बोल लेता था, और मैं इसलिए साथ जा रहा था कि मैं आर्मी का तरबियत याफ्ता कमांडो था और सबसे अहम बात यह थी कि मैंने लेजर गन साइट का नक्शा देखा हुआ था और ब्लूप्रिंट पर सबसे ऊंची पहाड़ी की डिग्रियां, जाविये और दूसरे अहम निशानात भी याद रखे थे। शेर खान दुकान से हमारे लिए 2 सफेद मगर पुरानी चादरें ले आया। वो रेठों की 6-7 मालाएं भी लाया था। सफेद रोगन की छोटी सी डिब्बिया उसके पास थी। अभी दिन का वक्त था, हमें दिन की रोशनी में ही ये सुराग रसानी करनी थी। मैंने और मुजाहिद कासिम ने अपने कपड़े उतार कर सफेद चादरें जैन साधुओं की तरह लपेट ली। इस सिलसिले में शेर खान ने हमारी मदद की, क्योंकि वो जैनी साधुओं को हर रोज देखा करता था। उसने हमारे माथों और बाजुओं पर सफेद रोगन से लंबी लंबी 3 लकीरें बना दी। ये जैन मत के साधुओं का खास निशान था। हमने गले में काले रेठों की मालाएं भी पहन ली। उस वक्त हमें अपने साथ ऑटोमेटिक पिस्तौल या कमांडो चाकू ले जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सुराग रसानी का मिशन था। जब हम पूरी तरह से जैनी साधु बन गए तो शेर खान ने हमारा पूरी तरह से जायजा लिया, फिर बोला, अब तुम पूरे जैनी साधु बन गए हो। एक बात याद रखना, जैनी साधु न गोश्त खाते हैं, न अंडा, प्याज और लहसुन खाते हैं। जैन मत के पेशवा का नाम वर्धना था, मगर सब उसे महावीर के लक़ब से ही याद करते हैं। द्वारका की इन बंजर साहिली पहाड़ियों में कहीं कहीं मजदूरों की झोंपड़ियां भी हैं। उनकी औरतों ने तुम्हें खाने को दही वगैरह दिया तो ले लेना, मगर प्याज, अंडे और गोश्त को हाथ मत लगाना। कमांडो खालिद ने शेर खान से कहा, शेर खान, अब ऐसा है कि इन दोनों को वो रास्ता बता दो जो यहाँ से द्वारका की साहिली पहाड़ियों की तरफ जाता है। मुजाहिद कासिम तो उस इलाके से वाकिफ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा रास्ता बताओ जो शॉर्टकट भी हो और महफूज भी हो। शेर खान कासिम से मुखातिब हुआ, क्योंकि कासिम वहाँ अक्सर आता जाता रहता था। उसने कासिम को एक खास रास्ता बता दिया। कासिम बोला, मैं समझ गया हूँ, आओ करमदाद, हमें देर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।